Coming to our next station, that is define the clinical picture, which space involved in anatomy of the buccal space. Okay, station number 7 is what are the neurological disorders that have manifestation in the maxillofacial region. सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आर बेसिकली वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि क्या आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा भी हैं और उनमें कोई मतलब आप बेसिकली आप 5-6 भी बता दो तो दैट वुड बी आई गेस एनफ. मेन जो हैं दैट इज़ पार्किंसंस डिजीज़, स्ट्रोक हो गया, बेल्स पाल्सी है, उससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं. सेरेब्रल पाल्सी रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो आ गए. एमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, डिफरेंट आपके जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में ज़्यादातर ये है कि एक्सेसिव ड्रूलिंग होती है, डिफ़िकल्ट च्यूइंग होगी, ड्राई माउथ, जॉ ट्रेमर्स होते हैं इसके अंदर. सो पार्किंसन डिजीज़ आप उस कंडीशन में आ सकती है. स्ट्रोक के अंदर फेशियल मसल वीकनेस होती है, इम्पेयर्ड स्वालोइंग होती है, डिफ़िकल्टी विद आर्टिकुलेशन होती है. इसी तरह से बेल्स पाल्सी में फेशियल पैरालिसिस है, वो तो आपको पता ही है सबको, अफेक्टिंग वन साइड ऑफ द फेस इंक्लूडिंग द माउथ. फेशियल नर्व मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन सारे लॉस हो जाते हैं. सेरेब्रल पाल्सी में डिफिकल्टी विद च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, टंग थ्रस्टिंग वगैरह. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओरल ड्राइनेस, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, फेशियल मसल वीकनेस एंड स्पेसिफिकली ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. स्पेसिफिकली ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जैसे हम सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का भी एक मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो भी इसके अंदर जो है वो आपका आता है. इम्पेयर टेस्ट सेंसेशंस जो हैं जब आपके क्रेनियल नर्व्स डैमेज होती है, फॉर एग्जांपल ये जो है आपकी क्या कहते हैं ग्लॉसोफ्रेंशियल नर्व, या फिर आपकी जो कॉर्डा टिम्पनाई है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो उसके अंदर आपकी टेस्ट सेंसेशन, जिस तरह फेशियल पाल्सी की मैं आपको बात करी थी, तो उसके अंदर आपको ऑल्टर टेस्ट सेंसेशन आती है. इसी तरह से मेस्टिकेटरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया है कि पार्किंसंस डिजीज़ होगी, मस्तानिया ग्रेविस हो गया, या कि जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मेस्टिकेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, च्यूइंग प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉ ट्रेमर्स हैं, क्या कहते हैं ये स्वेलोइंग प्रॉब्लम हो जाती है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होती है. इसी तरह से सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होती है या च्यूइंग प्रॉब्लम्स होती हैं. टंग एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं. फिर थर्ड अगर आप करें, फॉर एग्जांपल रैपिड मसल ट्विचिंग होती है जिसके अंदर टंग फेसिकुलेशंस आती हैं, या टंग मोबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपकी क्या होगी, हाइपोग्लॉसल नर्व की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या फिर आपकी ये क्या कहते हैं मस्तानिया ग्रेविस हो गया इन कंडीशंस के अंदर, ठीक है. उसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर आपको अल्सरेशंस, ओरल अल्सरेशंस मिलती हैं, ठीक है. तो वो फॉर एग्जांपल जिनके अंदर ओरल हाइजीन पेशेंट मेंटेन नहीं कर सकता, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हैं, ठीक है. इसी तरह से आपकी जो है फेशियल पाल्सी के पेशेंट्स हैं जिनके अंदर या लॉक जाके, जैसे हमको कहते हैं क्या कहते हैं ये लकवा क्या कहते हैं, लोर, हाँ इसको कुछ कहते हैं, मैं भूल गई हूँ उसको, इंग्लिश का कोई वर्ड होता है. खैर सो स्ट्रोक लोअर मोटर कुछ कहते हैं, अच्छा खैर एनीवेज. तो इसके अंदर जो है वो आपकी जो है वो क्या होती है, ओरल हाइजीन जो है वो आपकी सीवियरली इफेक्टेड होती है, ठीक है. इसी तरह से ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया कुछ कंडीशंस में न्यूरोलॉजिकल जो है अच्छा, और क्या मैं बता रही थी, हाँ वो मैंने बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी आपका जो है वो जीरोस्टोमिया, ओरल ड्राइनेस, या मैंने आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का बताया कि सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इसमें हो जाता है. डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होती है, फेशियल मसल की वीकनेस हो जाती है. और इसी तरह से जो है आपका एम्फोटेरिफिक लैटरल स्क्लेरोसिस है. ये स्क्लेरोसिस बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके जो बोन्स हैं उनके अंदर जो आपकी नर्व्स हैं उनकी कैनाल्स को ये नैरो कर देता है. उसकी वजह से आपको क्या होता है, नर्व पाल्सीज होनी शुरू हो जाती है. सेंसरी नर्व जो इफेक्ट होंगी उनके अंदर आपको लॉस ऑफ सेंसेशन होगी, और जो आपकी मोटर नर्व्स की पैरालिसिस होगा उसकी वजह से फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है. ओके, coming to the 8th station, a 55-year-old male patient presented to oral surgery department. The patient was on hemodialysis for the past 8 years and he was referred by his nephrologist for the dental treatment. On examination, a well-defined swelling in the over the alveolar ridge of the mandibular region, measuring 3 into 2 centimeter size. The surface of the lesion show an ulcerated covered with purplish mucous membrane, and the lab values show PTH level 498 picogram per milliliter, calcium level 7.6 milligram per deciliter. What is your diagnosis? So on the basis of given clinical and lab investigations, our provisional diagnosis would be hyperparathyroidism.
ठीक है, एंड हाउ विल यू मैनेज द केस एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लो सीरम कैल्शियम. सो ये आपको ऊपर रेडियोग्राफ भी दिया हुआ है और क्लिनिकल पिक्चर भी दी हुई है. सो अगर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल पिक्चर अलॉन्ग विद द गिवन लैब values, my provision diagnosis would be hyperthyroidism. On the basis of orthopentomogram, digital orthopentomogram of the patient, there is a unilocular, well-defined, well-marketed unilocular radiolucency in the area of the left mandibular area, extending from the left lower premolar, first premolar area to the left लोअर सेकेंड मोलर एरिया. ठीक है, और इट इज़ वेल डिमार्केटेड है, रेडियोलूसेंट है, यूनिलॉकुलर है, विद वेल इसके जो क्या कहते हैं मार्जिनस हैं वो स्क्लेरोटिक नहीं है. आपको मैंने पिछली बार बताया था कि स्क्लेरोटिक मार्जिन जो है वो किन में होंगे, जिनके अंदर स्लो ग्रोइंग बोनी कोई होती है जो क्योंकि जिसको बॉडी लिमिट करने की कोशिश कर रही है. तो एज यू कैन सी के यहाँ पर इसके नॉन स्क्लेरोटिक मार्जिनस हैं. और इसकी जो है ये बोन की जो टूथ वो हैं रूट्स, दे आर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड बट नॉट रिजॉल्व्ड. ठीक है, सो द प्रोविजन डायग्नोसिस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. ठीक है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है वो बेसिकली आपको पता है 3 तरह का होता है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी इज़ व्हेन देयर इज़ यूजुअली एन एडेनोमा ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. सेकेंडरी है जब क्रॉनिक रीनल डिजीज़ लीडिंग टू हाइपोविटामिनोसिस डी और लो कैल्शियम. ठीक है, जिसकी वजह से या तो लो कैल्शियम या वाइटामिन डी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यहाँ पर हाइपोविटामिनोसिस डी है पेशेंट को. टर्शरी के अंदर ये है कि रिफ्रैक्टरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म फ्रॉम क्रॉनिक रीनल डिजीज़ और पैरानियोप्लास्टिक कोई सिंड्रोम्स है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी जो कि आपको प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की शक्ल देती है. पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है कि जिसके अंदर ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि ट्रिगर हो जाता है आपकी ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम की वजह से और इन रिस्पॉन्स टू एनी नियोप्लाज्म. ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये क्लिनिकल पिक्चर मिलती है. सो दीज आर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. बेसिकली जो आपकी इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी विटामिन D3 है जब आप उसको लेते हैं वो कोलिकैल्सिफेरोल की फॉर्म में होता है. दैट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म जिसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है लिवर में और किडनी में, और किडनी के अंदर बेसिकली जो है इसकी हाइड्रोक्सिलेशन उसको स्टिमुलेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन. और ये हाइड्रोक्सिलेशन के बाद 125 डी हाइड्रोकोलिकैल्सिफेरोल के अंदर चेंज होता है, दैट इज़ इट्स एक्टिव फॉर्म. सो उसके अंदर अगर वो चेंज नहीं होता और हाइपोविटामिनोसिस हो जाता है तो पेशेंट को बेसिकली जो है वो ये ब्राउन्स ट्यूमर हो जाता है. ब्राउन्स ट्यूमर आपको पता है इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो जब इसको ओपन करते हैं तो हीमोसिड्रिन की वजह से इसकी जो अपीयरेंस आती है दैट इज़ ब्राउनिश इन कलर, इसलिए इसको ब्राउन्स ट्यूमर कहा जाता है. क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक जो है ये बोनी स्वेलिंग होती है. इसका स्पेसिफिकली जो आपको उसमें निवाइल में भी दिया हुआ है दैट इज़ स्टोन्स ग्रोन्स इन बोन्स, जिसके अंदर स्टोन जो है इसका मतलब कि रीनियल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है, बोन लीजन्स होती हैं. अलॉन्ग विद दैट आपके जो है वो ऑस्टियाटिस फिब्रोजा सिस्टिका जिसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, यानी सिस्टिक बोनिक स्पेसेस होती हैं जो कि मैंने आपको जैसे बताया फिल्ड विद ब्राउन फिब्रस टिश्यू. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियाटिस फिब्रोजा सिस्टिका, जैसे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ही सिर्फ आपको मिलती हैं, सेकेंडरी टर्शरी में नहीं मिलती. सो ये स्टोन्स बोन्स एंड ग्रोन्स पे होता है एब्डोमिनल पेन, स्टोन्स एंड अलॉन्ग विद द बोन्स के अंदर ये आपको सिस्टिक स्पेसेस मिलती हैं और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है. ठीक है, और जो सेकेंडरी और टर्शरी है इसके अंदर आपको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी और बोन लेजन्स मिलती हैं. ठीक, प्राइमरी के अंदर जो है आपका कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है, फॉस्फेट कम होता है. सेकेंडरी के अंदर आपका कैल्शियम लेवल कम होता है, फॉस्फेट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द फीडबैक जो आपका जा रहा होता है आपको उसको पैराथायरॉयड हार्मोन को. टर्शरी के अंदर जो है वो आप सॉरी इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा. प्राइमरी के अंदर आपका कैल्शियम लेवल हाई होता है, फॉस्फेट लेवल कम होता है. सेकेंडरी के अंदर आपका कैल्शियम लेवल कम और फॉस्फेट हाई होता है बिकॉज ऑफ द फीडबैक सिस्टम. टर्शरी के अंदर जो है वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है और फॉस्फेट कम होता है आपका. ठीक है, फॉस्फेट ऑइंट्स आपके सीरम के अंदर कम होते हैं. इनलार्जमेंट ऑफ द जॉ आपको मैंने बताया पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ द जॉ होती है अलॉन्ग विद द जनरलाइज लॉस ऑफ लेमिना ड्यूरा. और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस रेडियोग्राफिकली आपको नज़र आती है बिकॉज ऑफ द पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड सेक्रीशन. ठीक है, ट्रीटमेंट अगर आप इसको लेके जाएँ तो बेसिकली अगर आप इसका अंडरलाइंग कंडीशन जो है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की ये ठीक हो जाती है तो खुद ब खुद जो आपकी जो ये लीन है ये रिवर्स हो जाती है. ठीक है,
अगर इफ़ इट इज़ नॉट रिग्रेस या नहीं होती तो फिर उसके अंदर आप क्या करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट आप जो है वो सेकेंडरी या टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म में दे सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि अगर आप एक्सक्लूजन ऑफ द एडेनोमा इन प्राइमरी मतलब हाइपोथायराइडिज्म में कर दें तो फिर आप उसको उसकी जो ये लीजन है इसका आपको कोई भी लोकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद रिग्रेस हो जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट आप सेकेंडरी या टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म मैंने आपको बताया कि करते हैं, और इफ़ नीडेड तो क्यूरेटाज ऑफ इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दिस टाइप ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। उसके अलावा मेडिकली आप क्या क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डाइटरी फॉस्फेट को, विटामिन डी के मेटाबोलाइट्स पेशेंट्स को दे सकते हैं, कैल्शियमेटाटिक एजेंट्स हम देते हैं, उसके साथ एल्युमिनियम सॉल्ट्स के जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि वो कम ले, और फॉस्फेट ऑयल्स भी जो है वो कम ले, ठीक है। इसके साथ रीनल ट्रांसप्लांटेशन लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारी, अगर बिल्कुल पेशेंट का जिस तरह ये हीमोडायलिसिस पे है और उसके अंदर किडनी कोई फेलियर आ रहा है तो फिर वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन इसका लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप अगर पेशेंट जो है वो हाइपोविटामिनोसिस डी का है तो फिर उसमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या फिर कैल्शियम के जो हैं वो कैल्शियमेटिक एजेंट्स भी मैंने आपको पहले बताया वो भी आप उसको पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। मेन इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप जैसे ही उसके अंडरलाइन कंडीशन को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेशेंट की जो ये लीजन है ये खुद ब खुद रिग्रेस हो जाएगी, ठीक है। नाइन्थ स्टेशन इज़ डिफाइन द क्लिनिकल पिक्चर, व्हाट आर योर डीडीज, डिस्क्राइब एमआरआई एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। सो दिस इज़ अ clinical picture, frontal view of the clinical picture of a adult male patient showing a facial asymmetry, aesthetically facial asymmetry because of the prominent mesenteric area या angular mandibular angular areas, ठीक है। एंड अपर जो है इसके अंदर क्या है, दीज आर द एक्सियल व्यू ऑफ द एमआरआई मैग्नेटो रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई इमेजिंग, एक्सियल सीटी स्कैन ऑफ द सेम पेशेंट शोइंग द हाइपर या शोइंग द इंक्रीज्ड क्या कहना चाहिए, इंक्रीज्ड थिकनेस ऑफ द masseter muscle in bilateral, both left and right bilateral hyper thickness of the masseter muscle in the area of lateral to the mandible area, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर योर डीडीज, तो इसके अंदर जो है वो आपकी अदर मिलिग्नेंट कोई भी नियोप्लाज्म जो है मेसेटारिक रिलेटेड वो हो सकते हैं, या अदर फॉर एग्जांपल सॉरी, अच्छा यहाँ से आप इसको कर दीजिएगा। कमिंग टू द डीडीज, इस एरिया के अंदर जो है वो इडियोपैथिक मेसेटर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, और इट कैन बी मेसेटारिक ट्यूमर, कैन बी स्लिवरी ग्लैंड डिजीजेस और स्लिवरी ग्लैंड बेनाइन ट्यूमर, पेरोटिड ट्यूमर, पेरोटिड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, या इंट्रिंसिक मेसेटर मसल मायोपैथीज, फॉर एग्जांपल हाइपोट्रॉफीज, हाइपोप्लेजिया ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड जो है वो आप इसके अंदर आपकी डीडीज आ सकती हैं, ठीक है। एमआरआई मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो एमआरआई के अंदर जो है वो एग्जामिन आपकी जो है वो मैंने बताया कि हाइपर ऑस्टोसिस आपको नज़र आएगा, या तो क्या था हाँ एमआरआई की मैंने आपको बता दिया बच्चे कि एमआरआई के अंदर क्या है कि दिस इज एन एक्सियल स्लाइस एमआरआई of the patient of the same patient showing the increased thickness of the masseter muscle in the area lateral to the mandibular rami, ठीक है। अच्छा, और उसको फिर वो पॉइंट आउट करके आप उसको बेसिकली बता सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो बेसिकली दिस इज़ अ बिनाइन एलमेंट ऑफ द masseter मसल हाइपरट्रॉफी, और इसके अंदर ज़्यादातर सर्जरी जो होती है वो इंडिकेटेड नहीं होती until unless के पेशेंट इज़ विलिंग टू हैव इट, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे पास मेडिकल ऑप्शंस हैं वही हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है जिसके अंदर नंबर 1 ऑक्लूजल करेक्शंस हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल जो इसकी इटियोलॉजी बेस्ड है ना, वैसे को तो इसको कुछ इटियोलॉजी बेस्ड प्रपोज्ड इसकी पैथोजेनेसिस है, ये इटियोलॉजी है, फॉर एग्जांपल क्लेंचिंग ब्रक्सिज्म, या फिर ऑक्लूजल कोई ऐसी डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, या पेशेंट को कोई ऐसी क्लेंचिंग हैबिट्स हैं, नाइट ब्रक्सिज्म है,
ठीक है। या फिर हमारे पास एक पेशेंट था जिसका ही यूज टू वो ही वाज एक्चुअली लेबर बाय प्रोफेशन एंड ही यूज टू ईट आउटसाइड हिज होम ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसमें भी है कि हार्ड फूड च्यूइंग करने की अगर आदत है, नान वगैरह यानी च्यू करने की हैबिट्स हैं या उसकी उसमें खाने की ये आदत है, तो उसके अंदर भी जो है मैसेटर एक हाइपरट्रॉफी आपको मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी एक थ्योरी जो है वो रिएक्टिव है और एक न्यूप्लास्टिक है। रिएक्टिव में ये है कि किसी मैंने बताया ना माइक्रो ट्रॉमा की रिएक्शन के अंदर ये लार्ज हो गया है, लेकिन उसके और दूसरी न्यूप्लास्टिक है, लेकिन न्यूप्लास्टिक जो है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मानी नहीं जाती, बिकॉज इसके अंदर कहते हैं कि सिर्फ फिब्रस पोर्शन जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, सेलुलर हाइपरप्लेजिया आपको यहाँ पर इसमें नज़र नहीं आता बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, कमिंग टू बैक टू द मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसके अंदर क्लोजर करेक्शन अगर कोई भी हैं तो वो आप करेंगे, साथ आप रिलैक्सेशन थेरेपीज देते हैं ताकि क्लेंजिंग ब्रक्सिज्म अगर पेशेंट कर रहा है या वो ना करे, अलॉन्ग विद दैट स्प्लिंट आप दे सकते हैं, या हैबिट ब्रेकिंग जैसे नाइट गार्ड्स होते हैं वो हम दे सकते हैं। फिर उसके अलावा बोटॉक्स थेरेपी है, इंट्रामस्कुलर हम बोटॉक्स लगा देते हैं, फिर स्पाज्मोलिटिक्स देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ट्रैंकुलाइजर्स फॉर इंक्रीज्ड स्लीप जो है वो पेशेंट की बेहतर हो जाए, इंप्रूव हो जाए, उसकी डिस्टर्बेंस कम से कम हो, और अलॉन्ग विद द एंटी डिप्रेशन थेरेपीज़। ठीक है, ये सारी बेसिकली आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि पेशेंट की अगर कोई साइकोलॉजिकल वे, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर जो इसकी प्रपोज्ड थ्योरी है दैट इज़ क्लेंचिंग ब्रक्सिज्म वगैरह, तो उसको जो है वो हम ट्रीट करते हैं। इन दी एंड लास्ट जो है अगर पेशेंट फिर भी विलिंग है तो हम उसकी जो है वो मायोटमीज़ करते हैं या मस्कुलर वो क्या कहते हैं डीबल्किंग करते हैं, जो सर्जिकल ऑप्शन है। ठीक है, वो ये है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली उसको इशू है और पेशेंट इज़ विलिंग टू हैव द सर्जिकल ट्रीटमेंट तो हम उसके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Okay, coming to the last station, that is the describe the structure, lymph node level, boundaries and contents. ठीक है, so जो ये आपको स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा है that is internal jugular vein, और ये आपकी नेक डिसेक्शन पूरी यहाँ पर जो है वो तकरीबन ये इसकी फील्ड खुली हुई है। ये इंशाल्लाह ताला मैंने आपको जैसे बताया कि हम नेक डिसेक्शन जब आपको करवाएंगे तो उसके अंदर भी आपको डिटेल जो है इसकी बताएंगे। बेसिकली आपके जो है ये 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम 5 लेवल्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज सबमेंटल, ए जो है वो आपका सबमेंटल होता है, बी जो है वो आपका सबमेंडिबुलर होता है, इंटीरियरली इसकी पड़ी होती है इंटीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियरली जो है स्टाइलोहायोइड मसल होता है, सुपीरियर इसका जो है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल होता है, इंफीरियरली हायोइड बोन होता है। और इसीलिए जब रेडियोग्राफिकली भी आप इसको देखते हैं तो हायोइड बोन जब तक आपकी नहीं आई और मैंडिबल जो है वो आपका इंफीरियर बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है तो आपका लेवल 1A या 1B होगा। ठीक है, माइलोहॉइड मसल से आगे आगे मेंटल पड़े हैं, पीछे आपके सबमेंडिबुलर पड़े हैं। ठीक है, कंटेंट्स में हाइपोग्लॉसल नर्व, लिंगुअल नर्व, फेशियल आर्टरी एंड वेन इसकी आती है। ठीक है, और जो मेंटल है वो मैंने आपको बताया सिम्फसिस मेंटाई के दरमियान में होता है, और जो आपकी सबमेंडिबुलर है वो आपकी सबमेंडिबुलर ग्लैंड के साथ पड़ा होता है। ठीक है, हायोइड बोन से ऊपर। सेकंड आपका जो है वो लेवल 2 जो है वो डीप सर्वाइकल या अपर जुगुलर भी इसको कहते हैं। ठीक है, लेवल 2 ऑफ डीप सर्वाइकल कहते हैं, यहाँ पर अपर जुगुलर कहते हैं। ठीक है, ये इसके इंटीरियरली पड़ा होता है स्टाइलोहायोइड मसल, पोस्टीरियरली आपके जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पड़ा होता है। ये जो 3 आपके लेवल है ना, लेवल 2, 3 और 4, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इसका जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन बनेगा। इट मीन्स कि ये स्टर्नोक्लीडो से आगे पड़े होते हैं। ठीक है, सुपीरियरली लेवल 2 के ऊपर जो है वो स्कल बेस होती है और नीचे जो है हायोइड बोन होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इंफीरियरली हायोइड बोन होती है और ऊपर इसके स्कल बेस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आपकी 1 और 2 है ये तकरीबन एक ही लेवल पे है, लेकिन 1 जो है इट इज़ एसोसिएट विद द मैंडिबल बेसिकली, और 2 जो है वो स्कल बेस के नीचे है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपका आ जाती है क्रेनियल नर्व 10, 11, 12। ठीक है, और उसके साथ आपकी क्या कहते हैं जी पोस्टीरियर एंड लैटरल टू इंटरनल जुगुलर वेन पड़ी होती है आपकी ये स्पाइनल एक्सेसरी, एंटीसर्विकैलिस, कैरोटिड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर हायोइड आर्टरी आपकी पड़ी होती है। ठीक है, थर्ड जो लेवल है इसको हम मिड जुगुलर कहते हैं। स्टर्नोहायोइड मसल के जो है वो लैटरल पड़ी होती है। पोस्टीरियर जो है वो आपके पड़े होगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। सुपीरियरली अब ये हायोइड बोन है और इसके नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर है, इसीलिए जब आप CT और MRI भी देखेंगे तो हायोइड बोन गुजर गई है और क्रिकॉइड अभी नहीं आई है, तो अगर वहाँ पर कोई ऐसा लिम्फ नोड आपको नजर आ रहा है तो वो लेवल 3 कंसिडर होगा। कंटेंट्स में इसके ओमोहॉइड, मिड थायराइड, मिडल थायराइड और इंटरजुगुलर वेन्स आती हैं। ठीक है,
जो आपकी फोर्थ लेवल है, ठीक है, इसको हम लोअर जुगुलर भी कहते हैं या फिर लेवल 4 ऑफ डीप सर्वाइकल चेन कहते हैं। ये स्टर्नोहायोइड मसल जो है इसके इंटीरियर पड़ा होगा, पोस्टीरियरली वही पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, ठीक है। सुपीरियरली जो है वो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज है और अब इसके नीचे क्लेविकल है। फिर वही बात कि इसमें क्रिकॉइड अगर आपकी गुजर चुकी है और अभी क्लेविकल नहीं आई है और अगर वहाँ पर लिम्फ नोड को नजर आ रहा है तो वो लेवल 4 बनेगा। इसके अंदर आपको इंटरजुगुलर वेन मिलती है, ब्रेकियल प्लेक्सस मिलते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये बेसिकली आपको जो आपकी क्या कहते हैं उसमें MRI में भी जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के साथ पड़ी हुई है, तो वो फिर आपकी लेवल 4 बनते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरनल जुगुलर ऊपर वाले जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्रेनिक नर्व होती है, वागस नर्व होती है, इसमें थोरेसिक डक्ट आपको लेवल 4 के अंदर जाके मिलती है। ये काइल लीकेज के अंदर भी पूछा जाता है और उसकी भी कॉम्प्लिकेशन जब आपको कराएंगे तो बताएंगे थोरेसिक डक्ट की डायमीटर, वो कहाँ से उसकी लेंथ पूछी जाती है, कहाँ से शुरू होती है, सब क्लेवियन आर्टरी के साथ जब जहाँ के वो उसका मिलता है तो वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है लेवल 4 के अंदर, कौन से लेवल पर मिलती है, ऑल दैट, ठीक है। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट होती है, राइट में क्या फ़र्क है, ये सारा कुछ, ओके। फिर आपकी लेवल 5 बनती है जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में बेसिकली आपको मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो लेवल 5A और 5B है वो बेसिकली ये है कि आपकी स्पाइनल एक्सेसरी से जो है ये डिवाइड होती है और जो B जो है वो ट्रांसफर सर्वाइकल इसके अंदर आपको मिलती है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बल्कि इसको वही कर देना यार, एडिट कर देना इसको, ये कंफर्म नहीं है कि ये इसके अंदर से पास करती हैं, ये इसके अंदर होती है, ओके। लेवल 5 जो है वो आपकी पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर होता है, ये आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड अब आप इसके इंटीरियर आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो लेवल 5 है ये आपका स्टर्नोक्लीडो ट्रेपीजियस की जो ट्रायंगल बन रही है जो कि एपेक्स जो है मास्टॉइड पे जाके बना रहे हैं उनके बीच में आपको मिलते हैं, ठीक है। सो इंटीरियर ट्रेपीजियस आपको इसके पोस्टीरियरली मिलता है और इंटीरियरली आपको स्टर्नोक्लीडो मिलता है। सुपीरियरली जो है वो एपेक्स क्रिएटेड बाय स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड ट्रेपीजियस, ठीक है। इन्फीरियरली जो है वो आपको क्लेविकल मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि A और B के अंदर कन्वर्ट होते हैं बाय क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर होते हैं, ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल से ऊपर जो होगा वो A होगा और उसके नीचे जो है वो की लेवल 5B होता है। कॉन्टेंट्स में इसके आ जाते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सर्वाइकल प्लेक्सस C2, C3, C4, ग्रेटर ऑरिकुलर वो जो बनते हैं आपके, ठीक है। वो ओमोहॉइड, सबक्लेवियन, एक्सेसरी नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और एपेक्स ऑफ द लंग, ठीक है। ये आपके सारा जो ये मैं आपको बता रही हूँ ये आपके इसमें वर्ड बूथ में ही दिया हुआ है, ठीक है। जो 6 है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट नोड्स भी इन्हें कहते हैं, पैराट्रेकियल नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो इंटीरियर ये कैरोटिड आर्टरी के बीच में, दोनों कैरोटिड आर्टरीज के बीच में पड़ी होते हैं, सो इनका इंटीरियर कोई बॉर्डर नहीं होता, ये पोस्टीरियरली दोनों कैरोटिड आर्टरीज के बीच में होंगी और इनके बीच में पड़ा होता है। सुपीरियरली इनकी हायोइड बोन होती है और इन्फीरियरली इनकी सुप्रास्टर्नल नॉच होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको इनोमिनेट आर्टरी मिलती है, इंटीरियर जुगुलर वेन मिलती है, फिर थायराइड आर्टरी वेन, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स और ट्रेकिया मिलता है, ठीक है। ट्रेकियल एसोफेजियल जंक्शन भी इसी के अंदर मिलेगा और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मिलती है। 6 का लेवल जो है वो यूजुअली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना हम इसको CT MRI में पूछा जाता है, ना इसको आप उसको आइडेंटिफाई करना आता है आपको। बेसिकली जो लेवल 5 है वो आपको पता होना चाहिए, 6 का पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना कोई उसकी बाउंड्रीज वगैरह आपको मेनली आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द लिम्फ नोड लेवल्स एंड बाउंड्रीज एंड कॉन्टेंट्स। इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। ये हमारा टॉक स्टेशन यहाँ 51 to 60 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।